पिछले भाग में आपने देखा कि पायल एक मुंहफट औरत है जो अपनी सहेलियों और उनकी बहुओं का हर समय मजाक बनाया करती है और अपनी होने वाली बहू के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकती है। अपने इकलौते बेटे रोहित की शादी के लिए वो लड़की ढूंढ रही है, लेकिन जो रिश्ता आता है उसमें कमियां निकालकर मना कर देती। अब आगे। रितु बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने और शादी के बाद क्या इरादा है? जॉब करनी है या घर संभालना है? आंटी जी, मैंने पीएचडी की है। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो ऑब्वियसली घर में बैठकर मैं अपनी डिग्रियां तो ख़राब नहीं करूँगी। नौकरी तो मैं ज़रूर करूँगी। बेटा, तुम्हारी मम्मी बता रही है कि जॉब तो तुम्हारी दिल्ली में है। ऐसा करो, कानपुर में ही कोई जॉब ढूंढ लो बेटा। भाई, पढ़े लिखे बच्चों के लिए जॉब की कोई कमी तो है नहीं। नहीं आंटी, मेरी सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी का तो आप जानती ही होंगी, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। रिसर्च सेंटर में मेरी अच्छी जॉब है। सॉरी, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊँगी। अरे बेटा, नौकरी तो बहुत मिलती है, लेकिन अच्छे लड़के रोज़ रोज़ नहीं मिलते। मेरा रोहित लाखों में एक है। सोच लो, रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता तभी हो सकता है जब तुम अपनी जॉब छोड़ो। आप परेशान मत होइए बहन जी, हम लोग रितु से बात करते हैं और जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी। घर आकर, मम्मी, रितु कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है और उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको चाहिए। फिर आपने वहाँ रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की? देख बेटा, हम लड़के वाले हैं। पहले दिन से ही अगर लड़की को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो शादी के बाद हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। इसलिए लड़की वालों को यह समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि शर्तें तो सारी हमारी मानी जाएगी, उनकी नहीं। तू बस देखता जा, अभी थोड़ी देर में रितु की मम्मी का फ़ोन आएगा। तेरे जैसे लड़के को वो मना कर ही नहीं सकते। जैसा पायल ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में रितु की मम्मी का फ़ोन आ गया। बहन जी माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों की रिश्तेदारी नहीं हो पाएगी। पायल किसी भी हालत में अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रितु की माँ से बात करने के बाद पायल फ़ोन रख देती है। क्या हुआ माँ, क्या जवाब दिया रितु की मम्मी ने? अरे बेटा, वो रितु की मम्मी तो कह रही है कि रितु नौकरी छोड़ने के लिए मना कर रही है। अरे तू दिल छोटा मत करना, मैं तेरे लिए रितु से भी बढ़िया लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ बेटा, चिंता मत कर, बस 8-10 साल रुक जा। तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ ही रही है, लड़की मिल जाएगी तुझे। और अगर नहीं मिली तो भगवान को ऑर्डर देकर तेरे लिए एकदम कड़क लड़की बनवा देंगे। तेरी माँ की ऊपर भी बहुत चलती है। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन पायल अपनी जिद के कारण एक के बाद एक रिश्ते ठुकराती जा रही थी। कुछ समय बाद पायल के बेटे रोहित के लिए एक एनआरआई लड़की समीरा का रिश्ता आता है। लड़की पढ़ी लिखी तो थी, अमीर खानदान से भी थी, जिसके कारण उसके माँ बाप अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हो गए थे। समीरा दिखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी किसी अंग्रेज की तरह लगती थी। सब कुछ पायल के मुताबिक था। समीरा से शादी पक्की करने से पहले पायल ने अपनी चालाकी के खूब घोड़े दौड़ाए, लेकिन क्योंकि लड़की एनआरआई थी इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। पैसों की चकाचौंध और समीरा के सुंदर रूप रंग पर मोहित होकर पायल शादी के लिए झट से हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में रोहित और समीरा की शादी हो जाती है। शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीत जाते हैं। पायल बैठे बैठे बहू समीरा पर ऑर्डर चलाती रहती और समीरा सास के इशारों पर नाचती रहती। अपना अहम तुष्ट करके पायल बड़ी ही खुश थी। उसके हाथ तो जैसे जिन लग गया था। एक बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखने वाली लड़की उसकी इशारों पर नाच रही थी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था पायल को। कुछ दिन बीते तो धीरे धीरे समीरा का व्यवहार बदलने लगा। बेटा समीरा, आज शाम को कुछ बढ़िया सा खाना बना लेना, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। मम्मी जी, कनाडा छोड़कर मैंने इंडिया में आपके बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कनाडा में सब काम खुद ही करने पड़ते थे। वहाँ आसानी से नौकर नहीं मिलते ना, और यहाँ आप मुझसे ही सारे नौकरों वाले काम करा रही हैं। बस अब बहुत हो गया, ये दिन रात की गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। आप एक काम करो, एक सर्वेंट रख लो और फिर उससे जी भर के खाना बनवाओ, सफाई करवाओ, जो करवाना है करवाओ। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? घर के छोटे मोटे कामों के लिए अब मैं क्या नौकर रखूंगी? वो आप देख लो मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है
कि आपके घर में रखने की जगह नहीं बची। मुझे काम बताते आपको शर्म नहीं आती? आपको तो मेरे पैर धोकर पीना चाहिए। मेरे आने से आपका स्टैंडर्ड अप हो गया। वरना आपके घर में था ही क्या। अरे बेटा, तेरे आने से पहले भी हम अच्छा खासा कमा रहे थे। हाँ, घर का फर्नीचर नया लिए काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि हम जानते थे कि बेटे की शादी में सब मिलने वाला है, तो जानबूझकर नहीं खरीद रहे थे। बेटे की शादी में मिला सामान तो बेटे और उसकी पत्नी का हुआ ना। हाँ, आपको इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है? मेरे पापा ने जो भी दिया है मेरे लिए दिया है, आपके लिए नहीं। बहू समीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पायल के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहू उसकी सहेलियों की बहुओं से 1-2 नहीं, पूरे 10 कदम आगे निकलेगी। उसकी सहेलियों की बहू जैसी भी थी, कम से कम खुशी खुशी अपनी सास के साथ रह तो रही थी। लेकिन समीरा के लक्षण देखकर पायल को इतना समझ में आ गया था कि अब अगर पायल ने इस घर में अपनी मनमानी चलाई तो समीरा अपने पिता का दिया हुआ सारा सामान, गाड़ी, यहाँ तक कि उसका बेटा रोहित भी लेकर वहाँ से चंपत हो जाएगी। पायल अब थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी। कुछ दिन बीते तो समीरा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुना दी। समीरा, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया बेटा। नन्हे से मेहमान के आने की खुशी में मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। माँ, अब समीरा की प्रेगनेंसी के लिए आप कोई फुल टाइम मेड लगा लो, समीरा से काम नहीं हो पाएगा। पूरे 9 महीने समीरा बिस्तर पर बैठकर सास पायल पर हुक्म चलाती रहती है। पोते के आने की खुशी में पायल भी सारे काम खुशी खुशी करती रहती। 9 महीने बाद समीरा एक बेटे को जन्म देती है। पोते के जन्म के बाद पायल को लगता है कि शायद अब समीरा घर के कामों में उसका कुछ हाथ बटाएगी, लेकिन नहीं। 9 महीने बिस्तर पर बैठकर आराम करने के बाद अब तो समीरा के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए थे। अब समीरा अपने बेटे अखिल को सास पायल को हाथ तक लगाने नहीं देती थी और घर में भी कोई काम नहीं करती थी। पायल, हमें व्यापार में घाटा हो गया है। हाथ में जितना पैसा था सब चला गया। घर के खर्चे जितने हो सके कम कर दो। मैं लोन ले रहा हूँ। लोन की किस्तें चुकाने के लिए पैसा हमें खर्च कम करके ही निकालना होगा। कुछ दिन बाद पायल अपने बेटे रोहित को बुलाती है। बेटा, अब घर में कोई नौकरानी भी नहीं है। मैं इतने बड़े घर में साफ सफाई करती हूँ, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब काम अकेले ही करती हूँ। तू अपनी पत्नी को कहना कि कम से कम खाना बनाने में ही मेरी मदद कर दिया करे। वो अपना और अपने बच्चे का खाना बना लेती है, बाकी घर में उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। मम्मी, उससे तो कुछ भी कहना बेकार है। मैं तो खुद कितनी बार भूखा चला जाता हूँ। उसे मुझसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ कहो तो अपने मायके जाने की धमकियाँ देती है। बोलती है अलग घर लेकर आओ, नहीं तो सब छोड़कर बच्चा लेकर चली जाएगी। बेटी की बात सुनकर पायल को बहुत दुख होता है। उसे अपनी सहेलियों की कही हुई बातें याद आने लगती है। पोते पोती को गोद में खिलाना कोई बोझ नहीं होता, ये तो सौभाग्य होता है जो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसकी लाखों में एक बहू ने तो बच्चे को कभी छूने भी नहीं दिया। पायल अपनी सहेलियों की नज़रों में गिर गई थी। उसे समझ में आ गया था कि किसी की भी परिस्थिति और हालात का मजाक नहीं बनाना चाहिए।